अब जो होने वाला है उस पर ध्यान दें। ये जबरदस्त विस्फोट हाल ही में पूर्वी मोर्चे पर कहीं एक यूक्रेनी सैनिक द्वारा फिल्माया गया था। वह मोबाइल को क्षितिज की ओर पकड़े हुए है और जानता है कि कुछ आने वाला है। जो आसमान से गिर रही है वह FAB 3000 है, रूस की सबसे बड़ी गाइडेड बम। ये 3 टन और 1400 किलो शुद्ध विस्फोटक है जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। इससे जो गड्ढा बनता है वह 15 मीटर गहरा होता है। पुतिन ने ऐसी हथियारों को अजेय बताया था और 2 साल तक वह सही भी थे। अवदीवका जैसी शहरें इसी तरह की बमबारी में गिर गईं। खार्किव पर दर्जनों बार हमला हुआ है, ज़ापोरिजिया भी। लेकिन अक्टूबर 2025 में सिर्फ एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 1370 ऐसी बम गिराए। उसी महीने 700 किलोमीटर के मोर्चे पर 869 बम गिरे। आपको क्या लगता है कितने लोग मरे? सैकड़ों, हजारों? आपके हिसाब से कितने शहर तबाह हुए होंगे? 0। 8 सैनिकों को हल्की चोटें आईं और कुछ नहीं। कोई इमारत नष्ट नहीं हुई, कोई भी नागरिक प्रभावित नहीं हुआ। इन्हें रोका नहीं गया, इन्हें गिराया नहीं गया। इसमें एक भी पेट्रियट मिसाइल शामिल नहीं थी। और यूक्रेन ने जो तरीका खोजा है जिससे ये सब हो पाया, उसमें एक मजाक भी शामिल है। इसे समझने के लिए पहले जानना होगा कि ये हथियार क्या है। इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। FAB 3000 कोई भविष्य की तकनीक नहीं है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का एक साधारण बम है जिसे सोवियत संघ के दौर में बनाया गया था। ना GPS, ना मोटर, ना कोई बुद्धिमत्ता। ये एक धातु का खोल है जो विस्फोटक से भरा होता है और विमान से सीधे नीचे गिरता है। रूस के पास ये हजारों की संख्या में दशकों से गोदामों में जमा पड़ी हैं। साल 2023 में रूसी इंजीनियरों के दिमाग में एक सीधा और विनाशकारी विचार आया। उन्होंने पुराने बमों में एक किट जोड़ दी, फोल्डिंग पंख जो लॉन्च के बाद खुलते हैं, एक GPS रिसीवर, एक छोटा कंप्यूटर। अचानक शीत युद्ध का पुराना कबाड़ आधुनिक सटीक हथियार में बदल गया। इस किट को UMPK कहा जाता है। इसकी कीमत प्रति यूनिट करीब $25,000 है, जबकि एक रूसी क्रूज मिसाइल 10 मिलियन से ज्यादा की है। इस योजना की असली चतुराई सैन्य से पहले आर्थिक है, लेकिन इसमें एक परेशानी है। इस किट की 71% इलेक्ट्रॉनिक्स पश्चिमी देशों से आती है, ऐसी कंपनियों से जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इंटेल और आयरलैंड और जापान की कंपनियां। हर रूसी बम जो यूक्रेन पर गिरता है उसके अंदर पश्चिमी देशों के पुर्जे होते हैं। प्रतिबंधों में हर तरफ से सेंध लग रही है। 2 साल तक कोई इसे रोक नहीं सका। ये बम इतनी तेज उड़ते हैं कि पकड़े नहीं जा सकते, रडार पर भी नहीं आते और दूर से छोड़े जाते हैं। एक रूसी फाइटर जेट Su-34 बम को लक्ष्य से 40-50 किलोमीटर दूर रूसी हवाई क्षेत्र के अंदर छोड़ता है। यहाँ तक कि यूक्रेनी वायु रक्षा की पहुंच में भी नहीं आता। बम अपने आप सीधा उड़ता है, पायलट को जोखिम उठाने की जरूरत नहीं होती। फरवरी 2024 में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित अवदीवका शहर इस बमबारी की चपेट में आ गया। युद्ध से पहले अवदीवका में लगभग 30,000 लोग रहते थे। यूक्रेनियों ने उस शहर को 10 साल तक संभाले रखा। 2014 से लगातार हमलों के खिलाफ 110वीं ब्रिगेड, जो वहां की मुख्य रक्षा इकाई थी, लगातार 2 साल तक बिना किसी अदला बदली के, बिना किसी आराम के गली गली लड़ती रही। सिर्फ 48 घंटों में लड़ाई के चरम पर ऐसी 250 बम अवदीवका पर गिरे। 1 सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। हर 12 मिनट में 1 से ज्यादा बम, पूरे 2 दिनों तक। हर एक में 500 से 3000 किलो तक विस्फोटक भरा हुआ था। यूक्रेनी बंकर, जो आम तोपखाने का सामना करने के लिए बनाए गए थे,
चूर चूर हो गए। इमारतें एक दूसरे पर गिरने लगीं। जब रक्षकों ने आखिरकार पीछे हटना शुरू किया, तब तक शहर खंडहर बन चुका था। यह युद्ध में पहली बार था जब रूस ने स्थानीय हवाई श्रेष्ठता हासिल की थी, और इसने दुनिया को दिखा दिया कि ये बम सिर्फ प्रभावी ही नहीं थे, बल्कि युद्ध का परिणाम बदलने में भी सक्षम थे। और यहीं से यह कहानी अजीब होने लगती है, क्योंकि इस स्थिति को बदलने वाला कोई सेना नहीं थी। ये कोई पश्चिमी गठबंधन नहीं था, ये नाटो की कोई नई मिसाइल नहीं थी। ये कुछ पूरी तरह से अलग चीज थी, कुछ ऐसा जो 21वीं सदी में युद्ध कैसे तय होंगे इसे फिर से परिभाषित कर सकता है। लेकिन फिर कुछ बदलना शुरू हो गया। यूक्रेनियों ने पता लगाया कि ये बम अपनी सारी सटीकता के बावजूद एक कमजोर बिंदु रखते थे, एक अकिलीज की एड़ी। लक्ष्य भेदने के लिए उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सैटेलाइट सिग्नल। सिग्नल के बिना बम अंधा हो जाता था। ये उड़ता रहता, फिर भी फटता, लेकिन पूरी तरह से ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। वो कहीं भी गिर सकता था। कभी वो किसी खाली मैदान या जंगल में गिर जाता था, कभी रूसी इलाके में भी। बस सिग्नल में हस्तक्षेप करना होता था, और यूक्रेनियन ने ठीक यही करना शुरू कर दिया, ऐसे उपकरणों के साथ जिन्हें जैमर कहा जाता है। ऐसे उपकरण जो जीपीएस की ही फ्रीक्वेंसी पर रेडियो शोर पैदा करते हैं, जिससे बम का कंप्यूटर बहरा हो जाता है। रूसी एंटीना का पहला वर्जन जो इस सिग्नल को पकड़ता था उसे कोमीटा कहा जाता था। इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे। 4 छोटे रिसीवर सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, भले ही आसपास इंटरफेरेंस हो। 4 यूक्रेनी जैमर इसे हराने के लिए काफी थे। महीनों तक कई मिलियन डॉलर के रूसी विस्फोटक खाली खेतों में गिरते रहे। रूसी लड़ाकू विमानों को एक ही लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए 8, 10, 16 बमों की जरूरत पड़ने लगी। सटीकता बहुत गिर गई, लेकिन रूस चुप नहीं बैठा। उसने एंटीना को अपडेट किया। नई वर्जन में 8 एलिमेंट थे, जो पहले से दोगुना था। यूक्रेनी जैमर काम करना बंद कर दिए। यूक्रेन ने और उपकरणों में निवेश किया। रूस ने 12 एलिमेंट से जवाब दिया, फिर 16 से। हर नए वर्जन के साथ सिर्फ एक बम को गिराने के लिए और भी ज्यादा जैमर एक साथ लगाने पड़ते थे। एक समय ऐसा आया जब 100 जैमर भी एक साथ फोकस करने पर कोमीटा के सबसे नए वर्जन को हराने के लिए काफी नहीं थे। एक यूक्रेनी विशेषज्ञ ने इस दौड़ की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के एनिग्मा से की। वो नाजी क्रिप्टोग्राफी मशीन जो तोड़ना नामुमकिन लगती थी और जिसे तोड़ने में दसियों लाख जानें चली गईं, जब तक कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने आखिरकार उसे डिकोड नहीं कर लिया। रूसी कोमेटा हमारे समय का एनिग्मा बनती जा रही थी, और यूक्रेन इस दौर में हार रहा था। इसी समय इस कहानी का मुख्य किरदार मैदान में आया, और वह ना तो कोई जनरल था, ना कोई वैज्ञानिक, और ना ही कोई सैनिक। फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के शुरुआती दिनों में कीव में यूक्रेनी नागरिकों के एक समूह ने क्षेत्रीय रक्षा बलों में भर्ती लिया। वे आम लोग थे जिनकी उम्र लगभग 35-40 साल थी। वे व्यापार की दुनिया से आए थे, न कि सशस्त्र बलों से। उनमें से किसी के पास भी सैन्य प्रशिक्षण नहीं था। इस समूह के नेता आज भी खुद को सिर्फ एक कोड नेम से पहचानते हैं, एल्केमिस्ट। इस छोटी सी टीम ने, जिसे बाद में विगिलिया नॉक्टुर्ना नाम दिया गया, वो किया जो आधिकारिक यूक्रेनी सेना नहीं कर पा रही थी। वे पुराने सोवियत इंजीनियरों के पास गए। वे लोग जो बहुत समय पहले रिटायर हो चुके थे, जिन्होंने सोवियत संघ के समय सैन्य संस्थानों में काम किया था। इन सज्जनों को अब भी ठीक ठीक याद था कि रूसी मिसाइल और बम सिस्टम अंदर से कैसे काम करते हैं, क्योंकि दशकों पहले इन्हीं लोगों ने उसका कुछ हिस्सा डिजाइन करने में मदद की थी। विगिलिया नोतुर्ना ने छोड़ी फैक्ट्रियां, भूले अभिलेखागार और गुमनाम तकनीशियनों को खोज निकाला। उसने शीत युद्ध के ज्ञान को नई डिजिटल तकनीक से जोड़ा। ये टीम उन युद्ध के अनुभवी लोगों की मदद से बनी थी जो
30 साल पहले खत्म हुआ था और उन्होंने खुद जैमर बनाना शुरू किया। सरकार से कोई पैसा नहीं, सेना से कोई ऑर्डर नहीं। पहले 5 उपकरण उन्होंने अपनी ही जेब से पैसे देकर बनाए थे। पहली तैनाती फरवरी 2023 में खार्किव और जापोरिजिया में हुई, जो यूक्रेन के सबसे ज्यादा बमबारी वाले 2 शहर हैं। उन्होंने सिस्टम का नाम लीमा रखा। यही से कहानी का अजीब भाग शुरू होता है। जैमर बनाना सिर्फ आधी समस्या थी। दूसरी आधी समस्या थी सबको यह मनवाना कि वह सच में काम करता है, और इसके लिए विगिलिया नोतुर्ना की टीम को 3 अजीब अड़चनों को पार करना पड़ा। पहली बाधा सबसे अप्रत्याशित थी, खुद यूक्रेन की वायु रक्षा। जब शाहेद्स, वे ईरानी हमला ड्रोन जिन्हें रूस ने हजारों की तादाद में खरीदा था, लीमा के संचालन में आने के बाद खाली खेतों में गिरने लगे, तब कोई नहीं मान रहा था कि ऐसा जैमर के कारण हो रहा है। पैट्रियट मिसाइल पायलट और विमान भेदी बैटरियों के ऑपरेटर हर गिराए ड्रोन का श्रेय ले रहे थे। यूक्रेन में एक रिपोर्ट में एक सैनिक को शाहेद गिराने का श्रेय मिला था। एक सैनिक जिसने कथित तौर पर उस पर एक साधारण मशीन गन से गोली चलाई थी। विगिलिया नोतुर्ना सब देख रही थी, पर कुछ साबित नहीं कर पा रही थी। उस स्थिति की कल्पना कीजिए, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो पूरे शहरों को बचा रहा है, लेकिन कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता। हर ड्रोन गिराने का क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं। आप कैसे साबित करते हैं कि आपका उपकरण काम कर रहा है, दुश्मन को तकनीक सौंपे बिना? वीडियो बनाना मुमकिन नहीं है, सार्वजनिक रूप में उपकरण दिखाना और मुश्किल है। तो समाधान एक अंदरूनी मजाक ही था। अल्केमिस्ता ने लीमा को कुछ दिलचस्प करने के लिए प्रोग्राम किया। जब सिस्टम किसी क्षेत्र में सक्रिय होता था, तो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी जीपीएस एक विशेष स्थान दिखाने लगता था, असली स्थान नहीं। सिग्नल दिखा रहा था कि आप लीमा, पेरू की राजधानी में हैं, जो 13,000 किलोमीटर दूर है। हाँ, यूक्रेनी लीमा अपने कवरेज क्षेत्र में आने वाले किसी भी डिवाइस के जीपीएस को यह सोचने पर मजबूर कर देती थी कि वह पेरू के ऊपर उड़ रहा है। ये एक हस्ताक्षर था, एक अदृश्य निशान। जिसके पास भी हैंड हेल्ड जीपीएस होता और वो लीमा द्वारा सुरक्षित क्षेत्र के अंदर होता, वो अपनी आंखों से देख सकता था कि सिस्टम काम कर रहा है। सिर्फ स्क्रीन पढ़नी होती थी। पेरू, और इससे भी बढ़कर हर रूसी ड्रोन के अंदर एक मजाकिया, याद दिलाने वाला संदेश था जो रास्ता भटक जाता था। दूसरी समस्या तब सामने आई जब रूस ने कोमिटा एंटीना को 4 से बढ़ाकर 8 एलिमेंट्स कर दिया। लीमा का मौजूदा वर्जन बंद हो गया। विजिलिया नोटुर्ना को ठीक ठीक समझना था कि नया रूसी रिसीवर अंदर से कैसे काम करता है, वरना यूक्रेनी जैमर कबाड़ बन जाते। समाधान एक अनपेक्षित जगह से आया। रूसी इन रिसीवरों के कुछ हिस्से चीन से खरीदते थे। विजिलिया नोटुर्ना ने सही चीनी निर्माता का पता लगाया और फैक्ट्री के अंदर से किसी को भर्ती किया ताकि वो उत्पाद की तकनीकी विशिष्टता चुरा सके। एक चीनी जासूस जिसे एक यूक्रेनी टीम ने रूसी पुर्जा चुराने के लिए रखा था। मैनुअल्स हाथ में होने के बाद उन्होंने लीमा की अगली पीढ़ी बनाई, जो न केवल एक फ्रीक्वेंसी बैंड को बल्कि दुनिया में सैटेलाइट सिस्टम्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 3 मुख्य फ्रीक्वेंसी बैंड्स को ब्लॉक करने में सक्षम थी। और आखिरी समस्या, खैर यह सबसे प्रतीकात्मक था। इसे समझने के लिए आपको एक नाम जानना होगा। स्टेपन बांदेरा द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेनी राष्ट्रवादी नेता थे। रूसियों के लिए वह ऐतिहासिक खलनायक है, लगभग हर उस चीज के प्रतीक है जिसे पुतिन सरकार यूक्रेन में नहीं सह सकती। कुछ यूक्रेनियों के लिए वह स्वतंत्रता की लड़ाई के हीरो हैं। पोलैंड और इजराइल सहित अन्य लोगों के लिए वह युद्ध के दौरान उनके आंदोलनों के अपराधों के कारण विवादास्पद है। रूस इस नाम का खूब इस्तेमाल अपनी प्रचार सामग्री में करता है, यह कहते हुए कि उसने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया ताकि बांदेरा के कथित वारिस नव नाजियों का अंत किया जा सके। विजिलिया नोटुर्ना ने जानबूझकर यूक्रेनी देशभक्ति गीत हमारे पिता है बांदेरा को चुना है, जिसे लीमा रूसी मिसाइलों के अंदर तब बजाती है
जब वो उन्हें धोखा देती है। ये तकनीकी चयन नहीं था, ये एक राजनीतिक चयन था। हर किंझाल मिसाइल, हर ग्लाइड बम, हर शाहेद ड्रोन जो लीमा जोन के अंदर नेविगेशन खो देता है, अपने ही कंप्यूटर में उस व्यक्ति पर बना गीत बजाने लगता है जिसे पुतिन सबसे ज्यादा खलनायक बनाकर पेश करते हैं। ये यूक्रेन की तरफ से पुतिन को हर उस बम के जरिए संदेश भेजना है जो किसी खाली मैदान में गिरता है। अब तकनीकी हिस्सा आता है और यह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा शानदार है। लीमा कोई आम जैमर नहीं है। पारंपरिक जैमर बस जीपीएस की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो शोर पैदा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बम का रिसीवर सैटेलाइट की आवाज नहीं सुन पाएगा। ये ऐसा है जैसे किसी के कान में जोर से चिल्लाना ताकि वो दूसरों की आवाज न सुन सके। ये काम तो करता है, लेकिन ये बहुत साधारण है और आसानी से चकमा दिया जा सकता है। लीमा स्पूफिंग नाम की तकनीक इस्तेमाल करती है। शोर मचाने के बजाय वह बम से बात करती है। वो असली सैटेलाइट सिग्नल से ज्यादा ताकतवर एक नकली जीपीएस सिग्नल भेजती है। बम का कंप्यूटर दोनों सिग्नल सुनता है, लेकिन सबसे मजबूत चुनता है जो लीमा जोन में हमेशा नकली होता है। फिर बम को लगता है कि वह कहीं और है, आमतौर पर लीमा, पेरू में। वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलता है और वहीं गिरता है जहां यूक्रेन चाहता है। सामान्य मिसाइलें लक्ष्य से कुछ किलोमीटर दूर जाकर खाली जमीन पर फट जाती है, लेकिन किंझाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर इसका असर और भी ज्यादा भयानक होता है। किंझाल आवाज की गति से 10 गुना तेज उड़ता है, 12,000 किमी प्रति घंटा से अधिक। जब कंप्यूटर को लगता है कि वह रास्ते से भटक गया है और इतनी तेज रफ्तार पर अचानक सुधार करने की कोशिश करता है, तो मिसाइल की संरचना बस सहन नहीं कर पाती। फ्यूजलाज जमीन पर पहुंचने से पहले ही टूट जाता है। मौजूदा आंकड़ों पर यकीन करना मुश्किल है। लीमा के ऑपरेशन में आने के बाद से 58 किंझाल मिसाइलें गिराई गई है। सिर्फ 2026 की पहली तिमाही में 33 क्रूज मिसाइलों को भटका दिया गया। 10,000 से ज्यादा रूसी ड्रोन खेतों, झीलों में या कभी-कभी रोमानिया और मोल्दाविया तक जा गिरते हैं। जिन इलाकों में लीमा काम करता है, वहां 98% से ज्यादा ग्लाइड बमों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। पुतिन ने 2018 में किंझाल को अजेय बताया था। जो बाइडेन, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ने 2022 में कहा था कि इसे रोकना लगभग असंभव है। नवंबर 2025 में सिर्फ 2 हफ्तों में विगिलिया नॉक्टर्ना ने उनमें से 19 को गिरा दिया। और जब लीमा यूक्रेन में सक्रिय थे, एक और समानांतर युद्ध लड़ा जा रहा था, एक और भी ज्यादा शोरगुल वाला। कोमेटा एंटीना, जो सभी रूसी निर्देशित हथियारों का दिमाग है, एक ही शहर में बनाई जाती है। चेबोक्सारी चुआशिया गणराज्य की राजधानी रूस के केंद्र में है और यूक्रेन सीमा से 975 किमी दूर है। फैक्ट्री का नाम VNIIR प्रोग्रेस है, जो एक रूसी कंपनी है। वे कोमेटा एंटेना के अलावा इस्कंदर मिसाइलों, कलिब्र क्रूज मिसाइलों और यहाँ तक कि परमाणु पनडुब्बियों के लिए पुर्जे भी बनाते हैं। यूक्रेन ने फैक्ट्री का सही पता लगा लिया और उसे सीधे हमला करके नष्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। पहला हमला जून 2025 में हुआ था। 2 यूक्रेनी ड्रोन, जिनका नाम ल्यूटी था, लगभग 1000 किलोमीटर अकेले रूसी क्षेत्र के ऊपर चुपचाप 12 घंटे तक उड़ते रहे। उन्होंने उत्पादन शेडों पर वार किया। फैक्ट्री ने संचालन निलंबित किया। उसी साल जुलाई में एक और हमला हुआ। नवंबर में तीसरा हमला हुआ। फरवरी 2026 में चौथा हमला हुआ। 9 महीनों में 4 हमले। हर एक हमले के लिए इंटेलिजेंस की योजना, स्वायत्त नेविगेशन और रास्ते में कभी भी ड्रोन खोने का जोखिम था। यूक्रेन सिर्फ रूसी हथियारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्क्रिय नहीं कर रहा,
बल्कि उनकी सबसे अहम चीज के निर्माण को भी रोकने की कोशिश कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और काइनेटिक युद्ध दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक ही लक्ष्य के पीछे। और शायद यही इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक है। 21वीं सदी के युद्ध सबसे महंगे हथियारों से तय नहीं हो रहे हैं। ये ना तो हाइपरसोनिक मिसाइलों से तय हो रहे हैं, ना ही अदृश्य लड़ाकू विमानों से, और ना ही 3 टन की बमों से। ये छोटे छोटे अदृश्य दलों द्वारा तय हो रहे हैं, जो कम रोशनी वाले कमरों में बैठकर रूस के सबसे महंगे हथियार को यह यकीन दिला देते हैं कि वह पेरू के ऊपर उड़ रहा है। पुतिन ने अरबों, अल्केमिस्ता ने कुछ मिलियन खर्च किए, फिर भी इस लड़ाई में यूक्रेन जीत रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने लीमा के बारे में सुना है? मुझे कमेंट्स में बताओ। ये युद्ध की बड़ी कहानियों में से एक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर वीडियो पसंद आया तो किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे ये कहानी देखनी चाहिए। ऐसे विश्लेषणों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं।